आज हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा चेहरा जिनकी पहचान सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं बल्कि जमीनी राजनीति से बनी। सभी बातों में जनता को भी अपने जीवन के साथ में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आपको जब कोई मौका देता है तो आप अपने अंदर के जो कैलिबर है उसको बाहर निकाल पाते हो। तो जनता ने भी मुझे लंबे समय तक को मेरे साथ में जुड़े रहे, मेरे साथ में उनका विश्वास बना रहा। गलत काम के लिए कोई आए नहीं, मेरा एक ब्रांड बन गया कि गोपाल शेट्टी क्या है, गोपाल शेट्टी क्या कर सकता है। अन्याय अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इनके पास जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगा। जो ऑफिसर्स है, जो सिस्टम के लोग है, वो बिल्कुल ध्यान में नहीं लाते कि भाई इनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना, ये तो पद पर भी नहीं है। पॉलिटिशियंस अन्याय करते हैं लोगों के साथ, मानव स्वभाव। अब आप दूसरा सवाल मुझसे ये पूछोगे कि बीजेपी में भी इस प्रकार के लोग हैं, तो देखिए बीजेपी में भी तो लोग ही है ना। देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, परंपरागत उनके घर से ही पॉलिटिक्स का प्रारंभ हुआ। पिताजी उनके थे, वो माहौल में वो पले पड़े, और माहौल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको अंगीकार करना एक दूसरी बात होती है। मैं मानता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी ने उससे ज्यादा अंगीकार कर लिया। मैं मानता हूँ कि ये बात को मैं भी भूल रहा हूँ, लोग भी भूल गए, लेकिन अभी आपने सवाल उठाया है तो उसका जवाब देना चाहूंगा। ये जो घटनाएं हुई थी 2024 में नहीं हुआ था। 2024 में तो मेरा एक अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। मुझे कुछ बातें जो आप अभी पूछ रहे हो तो उसका जवाब मैं कर दे नहीं पाऊंगा, देना उचित भी नहीं होगा, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में नहीं था। अब व्यक्तिगत स्वार्थ या तो व्यक्तिगत लाभ, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है, इसमें नितिन गडकरी का क्या हो सकता है। आज सत्ता में हम है तो निर्णय हमको लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। E20 कोई पहली बार तो भारत देश में नहीं आया। E20 विकसित देश में चल रहा है ऑलरेडी, 80-20 का रेशियो भी वहां पर चल रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, मैं आपको बहुत क्लियर, क्योंकि मैं इतना हाई लेवल की बातें कभी करता नहीं, मेरा काम ही नहीं। मैं अपने दुनिया में काम करते रहता हूँ और मैं उससे संतुष्ट हूँ। तुकाराम मुंडे नॉन करप्ट है, मैं कोई ऑफिसरों को इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, लेकिन तुकाराम मुंडे जी के बारे में देना पड़ेगा। हार्ड वर्कर है, विजनरी है, मैन ऑफ कमिटमेंट है, जितना भी उनका तारीफ करे हम, मैं कर सकता हूँ। एक बात को हमको ये भी मान लेना पड़ेगा, हम एक व्यवस्था को चला रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ मेरे मन से नहीं चलेगा, मेरे मर्जी से नहीं चलेगा, व्यवस्था को व्यवस्था के हिसाब से हमको चलाना पड़ेगा। अभी आप समझो एक होटल को जाके बंद कर देते हो, होटल या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसमें 50 लोग काम करते हैं, वो क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, ये जो मिल बंद पड़े ना, मुंबई शहर में 36 मिल थे, उसमें से 12 चल रहे, 24 बंद पड़ गए। पहला बार जो स्ट्राइक हुआ, जो लोग कह रहे हैं और मैंने भी जिसका स्टडी किया, वो नेचुरल स्ट्राइक था। उसके बाद के जो भी स्ट्राइक हुए वो जनरेटेड स्ट्राइक था। तुकाराम मुंडे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं कहूंगा कि इनको 6 साल का कार्यकाल कर दो, 6 साल में सारा सिस्टम ठीक ठाक करेंगे। लेकिन आप वन साइडेड एक्शन मत करो, उसका दूसरा भी जो बाजू है उसको भी ठीक ठाक करो। आखिर हमारा मकसद क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आज हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा चेहरा जिनकी पहचान सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं बल्कि जमीनी राजनीति से बनी। 3 बार बीएमसी कॉर्पोरेटर, मुंबई के पहले डिप्टी मेयर, 2 बार विधायक, 2 बार मुंबई नॉर्थ से सांसद। 2014 में करीब 3.8 लाख वोटों के रिकॉर्ड जीत और 2019 में 4.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले नेता। 4 दशक से ज्यादा सार्वजनिक जीवन, पार्टी बदली नहीं, विचार बदले नहीं, और सबसे बड़ी बात, विरोधी भी अक्सर उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाते। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है उस इंसान का जो 70 की उम्र पार करने के बाद भी रोज लोगों के बीच दिखाई देता है, आंदोलन में खड़े नजर आते हैं और आज भी उतनी ही ऊर्जा से हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोपाल शेट्टी जी की। गोपाल शेट्टी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन 24 न्यूज में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और बहुत खुशकिस्मती हमारी कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आज इस समय अगर देश की बात करें, इतने सारे मुद्दे हैं, खासकर राजनीति की बात करें, और आप जैसा एक्सपीरियंस शख्स बाकी लोगों को गाइड भी कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजों पर हम आपके जरिए रोशनी भी डालेंगे जो लोगों को समझना जानना जरूरी है। लेकिन मेरा जो पहला सवाल है वो राजनीति से जुड़ा नहीं है, सिंपली वो आपसे जुड़ा हुआ है। आपने राजनीति में इतना लंबा सफर बिताया है, दिन रात आप लगे रहे, आप कॉर्पोरेटर भी रहे, आप विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, सब कुछ आपने देखा है। इतने साल बाद भी कहां से वही ऊर्जा, वही जुनून, क्या है ये? आज भी आप थकते नहीं, सुबह आपके ऑफिस पहुंच जाइए, आप मौजूद रहते हैं, रात में 9 बजे 10 बजे भी कोई आपसे मिलना चाहेगा किसी काम के लिए, आप हमेशा आतुर रहते हैं। क्या जुनून है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी को सुना नहीं है तो गरीबी को
सहा है। और वहां से निकलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी ने मुझे छुआ, ऐसे कहूंगा तो भी चलेगा, या तो पार्टी के संपर्क में मैं आ गया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचार विचार और उनका जो काम करने का जो तरीका था, या तो श्रम करने की जो काबिलियत उनमें थी, तो सब जब मैच होता तो ये सब ऑटोमेटिकली फिर बन जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय पर विरोधी पार्टी के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। तो आम जनमानस का समस्याओं से जूझ रहे थे लोग, और अपेक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही थी। तो हम लोगों ने तन तोड़ मेहनत किया। तो ये जो मेहनत करने की जो परंपरा राजनीति में आने के पहले भी और राजनीति में रहते हुए भी, और अब इन दिनों में भी, आप जो बता रही हो कि आज भी मैं इस उम्र में और इतने रफ्तार से काम करता हूँ, तो कुल मिलकर इसमें मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, लेकिन मैं सभी बातों में जनता को भी अपने जीवन के साथ में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आपको जब कोई मौका देता है तो आप अपने अंदर के जो कैलिबर है उसको बाहर निकाल पाते हो। तो जनता ने भी मुझे लंबे समय तक को मेरे साथ में जुड़े रहे, मेरे साथ में उनका विश्वास बंधा रहा। आज भी जब मैं काम करता हूं तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ, उब जाते हैं सब लोग, कभी ठीक है बहुत हो गया छोड़ दो इसको करके, लेकिन मेरा टेलीफोन का नंबर सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास भी है। तो जब शाम को फोन आ जाता है, कल साहब आप मिलोगे क्या, तो फिर इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है हाँ मिलूंगा। तो कितने बजे मिलोगे, तो वही मेरा जो समय है वो उनको मैं टाइम दे देता हूँ। फिर वो भूल जाता है, लेकिन मैं एकदम तैयार हो जाता हूँ उसको मिलने के लिए। ऐसा करते करते एक अभी स्वभाव बन गया है। और जब जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, आज भी कि बगैर पद से काम लोगों का होता है, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, लगे रहना चाहिए। जो ऑफिसर्स है, जो सिस्टम के लोग हैं, वो बिल्कुल ध्यान में नहीं लाते कि भाई इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना, अब ये तो पद पर भी नहीं है। अच्छा, यही बात मैं आपको रोकना चाहूंगी, सॉरी। आपने अभी बात की नौकरशाही की, तो जब आप खुद पद पे थे, सांसद थे, विधायक थे, तो तब आपको ये बात पता थी कि किस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं और किस तरह से नौकरशाही लोगों को एक गैप है जो ब्रिज अप होना चाहिए, तब आपको अंदाजा लगता था, या जब आप लोगों के साथ खुद निकलते हैं तो ज्यादा इस बात का आभास होता है कि शायद और अच्छे से ये चीजें मैनेज की जा सकती थी? जैसा हम लोग अभी पर्सनली बात करते हैं, तब कुछ बात आपने मुझे बताई, कुछ बातें मैंने बताई। तो एक बात आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और जो आपको दिया हो तो फिर इस प्रकार के काम भी आपके पास लोग आते हैं, इस प्रकार के स्वभाव के लोग भी आते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मेरे पास गलत काम के लिए कोई आए नहीं। मेरा एक ब्रांड बन गया कि गोपाल सिटी क्या है, गोपाल सिटी क्या कर सकता है। अन्याय अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इनके पास जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगा ही। और मैं ऑफिसर के पास भी जाता हूँ तो उनको मैं क्या हूँ ये सभी ऑफिसर पॉलिटिशियंस अन्याय करते हैं। हाँ जी, पॉलिटिशियंस अन्याय करते हैं लोगों के साथ। देखिए, मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव। अब आप दूसरा सवाल मुझसे ये पूछोगे कि बीजेपी में भी इस प्रकार के लोग हैं, तो देखिए बीजेपी में भी तो लोग ही है ना, परसेंटेज ज्यादा कम हो सकता है। मैं आज भी इस मत से, कोई भी मेरे से पूछेगा तो मैं बहुत खुलकर पहले से भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में सब 100% लोग गलत है, खराब है? हो ही नहीं सकता। आज भी उस पार्टी में, कांग्रेस में भी अच्छे हैं। जो पहले बात थी नेता जनता के द्वारा जनता के लिए, जब बहुत पहले की राजनीति, अगर भारत के इतिहास की बात की, ये सवाल शायद मेरे मन से, जहन से इसीलिए आया कि क्या राजनेता लोगों का बुरा भी कर सकते हैं? जनता के द्वारा जनता के लिए वाला जो कंसेप्ट है, क्या वो आउटडेटेड नहीं हो गया है इंडिया में, अगर खासकर आज की राजनीति में बात करें? निश्चित होते जा रहा है अभी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने देखा, मैंने सीखा, मैंने किया, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि सबका सुनना, सबके लिए करना। लेकिन इन दिनों में एक, उसको शब्द का उपयोग अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, फॉर एग्जाम्पल गैंग चलाने वाले जो लोग होते हैं, उनका काम क्या है? काम सही है गलत है ये देखने का उनका काम नहीं, उनके पास जो आ गया उनका काम कर लो, ये उनका है। लेकिन मैं हमेशा मानकर चलता हूँ कि हम पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, तो मेरे पास अगर कोई मेरा जान पहचानने वाला कोई अपना भी आ गया, लेकिन उसने शिकायत जिसके बारे में मेरे पास लाया है, अगर वो गलत है तो मैं सामने वाले को भी मदद कर रहा हूँ। तो मैं अपने को तो जोड़ के रखता हूँ, लेकिन एक नए लोगों को भी मैं जोड़ता हूँ।
कि उनको लगता है कि देखो जानने पहचाने लेकिन मुझे इन्होंने न्याय दिया। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम इस प्रकार का होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम ये नहीं कि मैं आपको जानता हूं तो आपने किसी भी प्रकार का काम लाया तो मैं आपको मदद करूं, ये मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये हो रहा है। आज ये हो रहा है। अब पहले जो एक बहुत बेसिक सी बात है, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करिए और ये आरोप मैं सीधे बोलूंगी बीजेपी पर बहुत ज्यादा लग रहा है। आप एक बहुत पुराने बीजेपी के, आप बोलेंगे कि आप नींव का पत्थर जैसे हैं महाराष्ट्र में। अगर बीजेपी की बात की जाए, जिस तरह से आपने पिछले कई दशकों से पार्टी देखी है, उसमें काम किया है कार्यकर्ता के तौर पर, सांसद के तौर पर, बीजेपी पर जो आजकल आरोप लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि पार्टियां विचारधारा के लिए होती थी, लेकिन हम देखते हैं जिस तरह से 5-7 सालों में एनसीपी का इधर विलय हुआ, शिवसेना के साथ जो हुआ, फिर शिवसेना किस तरह से बीजेपी में शामिल हुई, जो गठजोड़ की चीजें चल रही हैं, क्या वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही है? खासकर तब जब बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि उनकी सिर्फ एक मंशा है कि आप तोड़ मरोड़ के कैसे भी सत्ता में रहिए, कोई विचारधारा मैटर नहीं करती, कोई पॉलिटिकल एजेंडा पार्टी का मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना आपके लिए एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप इससे कितना सहमत है और जो बीजेपी पर आरोप लगता है क्या वो सही है इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, इसका दोनों बातों से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। एक तो राजनीति ढंग से आप पूछेंगे, जो मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है, तो मेरे स्वभाव में ये सब बैठता नहीं है। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो मेरा जीवन की सफलता का एक कारण ये भी है कि मैं हर एंगल को दोनों तरफ से देखता हूँ। मैं अपने नजरिया से ही देखूंगा तो फिर मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो मैं दूसरे एंगल से जब देखता हूँ, तो राजनीति की जब आप बात करते हो तो राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि हमको सत्ता में रहना है। सत्ता में क्यों रहना है? तो आपको देश का भला करना है, महाराष्ट्र का भला करना है। तो आप सत्ता को छोड़ दो, तो जो ऐसा मानकर चलो कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस गलत ढंग से देश को चला रही थी, फिर वापस वही आएंगे। वो आने के बाद में फिर आपको उनके साथ में तो संघर्ष करना ही है, फिर वापस आपको आना है। तो ये आने और जाने में जो 5-10 साल का समय बिगड़ जाता है, तो समय में इसमें किसका बिगड़ता है? देश का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है। तो जो राजनीतिक ढंग से लोग व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, उनका एक सोच ये है, और कि ठीक है, थोड़े लोगों को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का हम भला कर सकते हैं अगर सत्ता में रहेंगे तो इसको आप सही भी मान सकते हो, गलत भी मान सकते हो। क्योंकि जैसा हमने देखा, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि किस तरह से वॉशिंग मशीन पार्टी है। असम में हमने देखा हेमंत बिस्वा जी को जिस तरह से पार्टी ने लिया, और अगर बंगाल की बात की जाए वहां पर जिस तरह से लिया। खैर, वो एक मुद्दा जिसमें आपने राय रखी। आप संसद की बात अगर करें, हमने देखा हाल के दिनों में राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ, उसके बाद संसद के बाहर जिस तरह से पप्पू यादव जी ने जिस तरह से एक नाट्य रूपांतरण किया, बहुत सारी, आप खुद संसद में रहे, आपका तो रिकॉर्ड रहा है अटेंडेंस का, सब आपको सम्मानित भी किया गया। ऐसे में जो संसद के बाहर आजकल जिस तरीके से ये सोशल मीडिया के अंदाज में रील और इंस्टा के हिसाब से जो सांसद प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कितना वाजिब लगता है, तर्कसंगत लगता है? आपने देखा है पप्पू यादव जी ने किस तरह से? देखिए, देश बहुत बड़ा है और बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग हैं देश में। कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छा लगता है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे काम को खड़ा किया, पार्टी को इतना मजबूत किया, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा। इस प्रकार का काम, इस प्रकार का कार्यक्रम पार्टी के नेताओं ने दिया, कार्यकर्ताओं ने तन तोड़ मेहनत किया, जनता तक पहुंचाने का हमने काम किया, जनता ने हमको एक्सेप्ट किया और फिर हम जीतते गए और एक अच्छे पोजीशन पे हम पहुंच गए। देश में, राज्यों में सरकारें आई। अब सरकारें आने के बाद में ये तो मानकर ही हमको चलना पड़ेगा कि जो भी सत्ता में है तो उसके विरोध में तो लोग बोलेंगे ही, इफेक्टेड लोग भी बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। मैं मानता हूं कि ये कब होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत स्वभाव ये है कि चुनाव एक बार हो गया, फिर दोनों विपक्ष और सत्ता पार्टी के लोगों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाना है ना, क्या जनता को आगे बढ़ाना। विपक्ष के लोगों का भी मन में तो यही है ना कि मेरे देश के लोगों का मैं भला कर पाऊं। तो भला कौन करेगा? तो सत्ता में जो है वो ही करेंगे। तो सत्ता पार्टी के लोगों को मिलकर, और सत्ता पार्टी के लोगों ने भी विपक्ष को साथ में लेकर अगर आप चलते हो तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन ये होगा कि आने वाले दिनों में, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि इस प्रकार का होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक देश के लोग हैं, एक देश के लोग। अभी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जैसे जो आपके मन में है कि इन दिनों में जो हम आपस में जितना लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान तो एक साइड में हो गया,
पाकिस्तान तो आज तीसरे चौथे देश का लीडरशिप वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ में हमारा कल लड़ाई शुरू हो जाए, नहीं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अटल जी जो कहते थे कि पड़ोसी अपना अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी अपना सुखी रहा तो हम सुखी रहेंगे। घर में जो बगल के घर में मौत हो जाती है तो मौत तो उसके घर में हो गई है, लेकिन मातम का जो इफेक्ट हमारे घर में भी आना वो आता है। तो ये हमारी ये कल्चर है, ये हमारा भारतीय कल्चर है कि हम सभी का भला, सभी का अच्छा हो, यही सोचते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ में रोज झगड़ा मारामारी हो जाए, ये मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं है। और इससे सिंप्लीफाइड तरीके से कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हम खुद के दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि हमने अभी गोपाल ऐसा लगता है इन दिनों। हाँ, इन दिनों, क्योंकि जो वैचारिक मतभेद की बात थी वो आपसी वैमनस्य तक कब पहुंच गई पता नहीं चल रहा। और यहाँ पर मैं एक और चीज चाहूंगी, जिस तरह से सीजेपी का मुद्दा है, आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, 2-3 चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में है, जेनजी, फिर कॉकरोच जनता पार्टी, फिर प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की बातें कही गई, इन सब परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, सीजेपी का ऊपर उभरना, पीएम या कहें बीजेपी या सरकार को लेकर इस तरह की बातें होना, और पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह से इस पूरे खुले या कहेंगे अभद्र चीजों को सपोर्ट करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं, आप उनको सरकार से हटाना चाहते हैं, देश के फ्यूचर के लिए कितना सही है या गलत है? क्या सत्ता परिवर्तन करने के लिए किसी भी हद तक राजनीतिक पार्टियों को जाना चाहिए, वो तर्कसंगत लगता है? देखिए, सीजेपी का जो मुद्दा उभरा देश भर में, नो डाउट के जब मुद्दे उभरते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसका लाभ लेते हैं। हम लोगों ने भी लिया है, हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुद्दों को लेकर ही पहुंचे हैं। लेकिन मुद्दा क्या था? बच्चों के बारे में। हाँ। पहली बार ऐसा मैं मानता हूँ कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होना चाहिए कि तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी सिस्टम, देखो सिस्टम को ठीक ठाक करना ही आपका काम है। सिस्टम ठीक ठाक ढंग से चलेगा क्या तो इसका कोई गारंटी दे नहीं सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में कोई गलतियां करते हैं तो फिर उसको फिर वापस ठीक ठाक करने के लिए अलग अलग माध्यम है अपने पास, कोर्ट है, पुलिस है, व्यवस्थाएं है। अब मुद्दा यहाँ पर पहली बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक हो गया, सरकार एक्टिव हो गई, लीक करने वालों को पकड़ा गया, जेल में उनको डाला गया, बात तो पूरी हो गई ना। अभी समझो कोई धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्टर है, अब जो लीक हो गए उनमें और इनके साथ में कोई मेल मिलाप था, साठगांठ था, तो फिर बाद में आपने इस प्रकार का हल्ला गुल्ला करना, जो भी किया है वो करना सही है। लेकिन सरकार ने जब सरकार का काम कर दिया, उसके बाद में भी आपको मुद्दा उठाकर और बच्चों के कैरियर के लिए फिर भविष्य में लीक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन डिबेट होना ही चाहिए। विरोधी पार्टी का वो काम ही है, वो उन्हें करना ही चाहिए, उसके बारे में कोई दो मत नहीं। लेकिन सीजेपी का आंदोलन हो गया, सीजेपी का आंदोलन होने के बाद में बच्चे आ गए, बच्चों के साथ साथ में नए आने वाले लोग भी आ गए, और जो बाद में सीन क्रिएट हो गया। अब पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, मुद्दा यही उठ रहा है कि भाई ये किया वो किया वो किया। आफ्टर ऑल पुलिस जो है वो सब कुछ होता हुआ देखेगी तो नहीं ना। अगर गलत होता है तो रिएक्ट करने का भी उनका काम है। अभी रिएक्ट करने में कभी कभी और कभी कभी नहीं तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, जो एकदम सही होते हैं वो पकड़े जाते हैं, पीटे जाते हैं, ये होता है। हाँ। क्योंकि वो तो इनोसेंट होते हैं ना। देखो, जो गलत आदमी होता है वो पत्थर मार के भाग जाता है, सही आदमी होता है उसको लगता है कि सब मार रहे तो मैं भी मारूं। हाँ। लेकिन वो मार के खड़ा हो जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। एक पिक्चर है। हाँ, एक सिनेरियो हो गया। तो जिस प्रकार से उसको पॉलिटिकल माइलेज और किसी एक मुद्दे को लेकर इनको घर बिठा दो, हम सत्ता में आ जाए, ये जो एक सोच पनप रही है, ये मुझे लगता है कि ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी है, ना देश के लिए अच्छी है। अच्छा, इसी से मेरा एक और सवाल है, सीजेपी की हम बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने राय हैं। अगर किसी एक ग्रुप की और राजनीति की बात ना करें, सिर्फ आपकी बात करूं, तो आपके लिहाज से सीजेपी जो आंदोलन करके जंतर मंतर से उठी है, आपको लगता है ये ऑर्गेनिक आंदोलन था या वाकई इसके पीछे किसी एजेंडे के तहत सीजेपी काम कर रही है? एजेंडे के साथ था ये तो पहले दिन ही उसका खुलासा हो गया ना, क्योंकि अभिजीत दीक्षित ने पहले ही कहा कि मैं आम आदमी पार्टी में से निकला था, तो वो तो पहले दिन से क्लियर हो गया। तो ये एकदम ऑर्गेनिक और ये बच्चों के लिए ऐसा आंदोलन जो जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आज हमने देखा उन्होंने एक उनके बाउंड्री के अंदर पुलिस खाली उनको लेकर बहुत सारी बातें हो रही, क्योंकि वो हाईलाइटेड है, मीडिया में है, चर्चा का केंद्र है। आज ही हमने देखा कोई पुलिस ऑफिसर जो वहां सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, उनको वो बहुत ही
बहुत ही रूड अंदाज में उनको बोल रहे थे कि आप मेरी बाउंड्री से बाहर जाइए क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है उनका, उसको किस तरह से देखते हैं, जो एकदम से, और वो पीएम को ऑर्डर दे रहे हैं कि अब आप लाल किले से ऐसा बोलिए, यहाँ से आप झंडा लहराइए, ध्वजा फहराइए, तो आपको जेनजी को, तो जिस तरह से वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा वो दिखा रहे हैं कि जेनजीज के अगर कोई हिमायती है तो सिर्फ वो और उनके पार्टी के कार्यकर्ता। एक तो मैं जो देख रहा हूँ कि सिस्टम बहुत फास्ट होते जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारे समय पर हम लोग जब काम करते तो हमने किसके बारे में बोलना, कितना बोलना, ये हमको पार्टी में सिखाया भी जाता था। और फिर ऑटोमेटिकली आप एक सिस्टम में बहुत लंबे समय काम करते हो तो फिर आप डेवलप हो जाते हो। लेकिन आज वो नहीं है। आज वो नहीं है तो आंदोलन इस प्रकार का होता है तो बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं, मीडिया आ जाता है, तो फिर मीडिया को दिखने के लिए मैंने क्या करना चाहिए या फिर पहले से भी तय होता है, फिर ऑटोमेटिक डेवलप होते जाता है और फिर रिस्पांस मिलता है। तो फिर सभी हदें पार कर फिर जो इन दिनों में जो बच्चे जो वक्तव्य दिया बच्चों ने, अब ये बच्चों ने जो वक्तव्य दिया उनके साथ में अरे बहुत बढ़िया, बहुत देखा तो उसको। और हमारे सिस्टम में आज जब हम लोग छोटे थे तो हमारे से कोई गलतियां भी हो जाती तो घर के लोग तो डांटते थे, लेकिन अगल बगल के लोग भी बोलते थे। आज वो नहीं है, पूरा चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। गलत करने वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं बोलता कि तुम ये गलत कर रहे हो करके। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, सामने वाले को खुश कर दो। और इसमें से भी 50% जो हमारा सिस्टम आज बिगड़ा हुआ है ये उसका भी एक दोष है। बिल्कुल। आप जैसे हमने बात की इधर की किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट करती हैं, उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना उनका काम है और वो लेंगे। लेकिन जिस तरह से पीएम को लेकर जो हमने उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला और कहा कि जिन बच्चों ने उनकी माताजी को गालियां दी कि उनको वो माफ कर देंगे, इसको भी पोलराइज करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा बताया गया। और खासकर मैं अगर नाम लूं उद्धव जी का, जिस तरह संजय राउत जी, उद्धव जी जो इतने मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिस तरह से इसको जायज ठहराया, आप क्या महाराष्ट्र की राजनीति का कल्चर मानते हैं, उसको हिस्सा मानते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चों के साथ ऐसा, बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो वो आप महाराष्ट्र के कल्चर्स को उसको कैसे रिलेट करते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र का देख पूरे देश का अपना एक, हर राज्य का अपना एक कल्चर है। अभी हम महाराष्ट्र में तो हमने महाराष्ट्र के कल्चर को देखा है, अपनाया है और उसी माहौल में हम जी रहे हैं। तो महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का एक अलग इतिहास है। एजुकेशन के बारे में कहो, देशभक्ति के बारे में कहो, किसी भी चीज के बारे में कहो, तो एक अलग कल्चर है। लेकिन इन दिनों में पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो पकड़ लो, जकड़ लो, ये जो एक मानसिकता, बस किसी एट एनी कॉस्ट, ये जो मानसिकता हो रही है, ये ऐसे लोगों ने भी, हम भी कभी करते तो हमने भी ये सोचना चाहिए। अगर किसी मुद्दे का पॉलिटिकल माइलेज हमको मिलता है तो आज मुझे मिला तो कल आपको भी मिलेगा। मैं लॉन्ग टर्म तो मार्केट में टिका नहीं रहूंगा ना। लॉन्ग टर्म मार्केट में वही टिका रहेगा जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने आप को इस प्रकार से लोगों के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किया है, या तो फिर जो हमारा कमिटमेंट था वो सारे कमिटमेंट को हम लोगों ने पूरा किया। आज अन्य पार्टी के लोगों का अगर आप मुद्दा देखेंगे, एजेंडा देखेंगे तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो 70 साल के पहले जो मुद्दे थे वही मुद्दे आज भी हमारे मुद्दे हैं। 70 साल के पहले जो मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने का काम सत्ता मिलते ही हमारे पार्टी के नेताओं ने किया। ये तो कोई नकार नहीं सकता है। आज कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था जहां पर गोलियां नहीं चली, लोग मरे नहीं। आज 370 निकलने के बाद में देखो आप, मुझे लगता है कि सबसे आइसोलेटेड कोई स्टेट होगा तो कश्मीर होगा। ऐसा अगर एकदम प्रामाणिकता से मैं बात करूं तो लगता है। तो ये किसने किया? बेदाग तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि ये मोदी जी ने किया, ये अमित शाह जी ने किया। देखे, हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमको डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, तो बहुत खराब लगता था। लेकिन आज हमको ये महसूस होता है कि आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो ये देश के जो हमारे दो बड़े नेता है वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, थोड़े लोगों को गलत लगना ये स्वाभाविक है, लेकिन देश कहाँ जा रहा है? देश के सब इतने लंबे अरसों से चला हुआ मुद्दे को समाप्त करके उन राज्य के लोगों को खाली मुद्दा ही समाप्त नहीं किया, तो जितना फंड चाहिए उतना फंड देकर वहां पर डेवलपमेंट के काम में ध्यान दिया। और डेवलपमेंट का काम भी ऑफिसरों के ऊपर नहीं छोड़ा, मंत्रियों को भेजना, स्वयं जाना, जायजा लेना, पार्लियामेंट में उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना, ये कितनी बड़ी बात है। कौन करता है आज? बहुत प्रामाणिकता से आप घर छोड़कर जब यहाँ आ जाती हो स्टूडियो में,
तो सब भूल जाते हैं हम। हाँ। यही हमारा दुनिया, ऐसा लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि पूरा अपना जीवन को मतलब विषय के साथ में और देश हित के लिए लगा दिया है पूरा। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि बीजेपी को हम अगर पिछले सालों जिस तरह से 3 दशक का यहाँ पर अगर बात करें लंबे अरसे से रहा है, आडवाणी जी के समय से, अटल जी के समय से देखते आएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें 2014, 2019 के बाद 2024 इस तरह से देखें, अभी फिलहाल अगर आप बोलते हैं बीजेपी मजबूत हुई है, उसके 2 पहलू हैं। क्या बतौर संगठन भी बीजेपी उतनी ही मजबूत हुई है जितना चुनावी मशीनरी के तौर पर? क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि पूरी ताकत इस बारे में झोंकी जा रही है कि किस तरह से चुनाव जीते जाएं, ना कि इस पर कि बीजेपी आधारभूत तरीके से अपने फंडामेंटल विचारों को लेकर जिस मजबूती से चली थी उतनी मजबूती रहे? दोनों बातों में फर्क मुझे नजर आता है, आपकी राय क्या है? मैं मानता हूँ इस बात को आपका, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम सिर्फ पार्टी चला रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो पार्टी को मजबूत करने में जुने जो लोग हैं सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि फिर एजेंडा में थोड़ा परिवर्तन हो गया, ऐसा मुझे लगता है। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट का मतलब क्या होगा कि फिर एक समय ऐसा था कि पार्टी फर्स्ट हमारे लिए, क्योंकि हम सत्ता में तो थे ही नहीं, हमको तो खाली पार्टी को ही मजबूत करना था। पार्टी मजबूत भी किस लिए करने का? देश के लिए ना, देश हित के लिए। अब जनता ने सत्ता आपको दे दिया कि मैं मेरा अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, मैं जिस प्रकार से काम करता हूँ, जिस प्रकार से बोलता हूँ, तो लोग ये अपेक्षा भी नहीं करेंगे गोपाल जी की ये बोल सकते हैं क्या। लेकिन जब आप सत्ता पे, फॉर एग्जाम्पल हम जब छोटे थे तो माँ बाप हमको डांटते तो हमको खराब लगता था, लेकिन एक उम्र के हम हो गए, हम माँ बाप बन गए, तो हम भी वही कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री मैं कहूंगा हमारे माँ बाप जितना करते हैं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हमारा ये दोष नहीं है, क्योंकि पूरा सिचुएशन बदल गया है। तो वो समय पे वो आपको करना ही है, वो आपको करना ही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी के जूने लोगों ने अभी फिर एक वापस एक ह्यूमन एंगल भी इसमें आ जाता है, एक आपका व्यक्तिगत स्वभाव भी आ जाता है, एक नेचर भी आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के में जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, तो हमको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुलाए और मुझसे बात करे। हाँ। अब बुलाने वाले के पास समय नहीं है, इस बात को तो हमें ही समझना चाहिए। एक स्वाभिमानी जिसको बोलते हैं, नहीं मैंने तो 40 साल काम किया, मैंने 50 साल काम किया, मैं क्यों किसी के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाऊं। और जब मैं दरवाजे पे जाता हूं तो वहां पर जो गर्दी देखता हूं तो फिर मैं भी हैरान हो जाता हूं। अब गर्दी जो देखता हूं, मैं कौन सा गर्दी देखता हूं? तो जो देखना चाहिए वो नहीं देखता हूं, मैं भी जो नहीं देखना चाहिए वो देखता हूं। ये जो रेडीमेड जो आए हुए लोग हैं वो उधर गर्दी करते हैं। अब समझो कोई बड़ा नेता है, वो स्क्रीनिंग तो नहीं कर सकते ना, भाई इसको बिठाओ उसको घर भेज दो, वो तो आ गया, उसको जितने लोग आए उसको एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं स्वयं नाराज हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे नेता को मुझे मिलने का मौका मिले, मेरे नेता कभी मुझे बुलाए, बातचीत करे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये वास्तविकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, आई थिंक सबके हिसाब से सिर्फ राजनीति नहीं, किसी भी क्षेत्र में जो नींव का पत्थर होता है, जिसने बेस डाला होता है, उसकी इम्पोर्टेंस समय के साथ ना तो आउटडेटेड होती है ना आउट ऑफ कल्चर होती है। उसका इम्पोर्टेंस, उसका ज्ञान, उसकी प्राथमिकता हमेशा बनी रहती है। खैर, मुंबई से लंबे अरसे से गोपाल जी जुड़े हुए हैं, संसद तक का सफर तय किया है। अभी जैसे अगर हम बेसिक की बात करें, अभी 6 महीने का समय होने आया, बीएनसी में सत्ता जनवरी में आई, बीजेपी इतना लंबा अरसा रहा और इतने लंबे गैप के बाद आई। 6 महीने का वक्त बीत गया। 6 महीने का वक्त बहुत होता है ये समझने के लिए कि कार्यशैली क्या है। आपको अगर 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड में बनाने को बोलूं, जिस तरह से हमने देखा रितु जी आई मेयर के तौर पर, उन्होंने बातें की बहुत सारी, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ जगह बहुत सारे लूप होल गैप्स नजर आए। बहुत सारे ऐसे एरियाज पानी में डूब गए जब बारिश हुई, गड्ढों की समस्या है। अभी भी हम देख रहे हैं जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वहां पर किस तरह से खामियां हैं। तो ये 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं आपको रेट करने को बोलूं, आप किस तरह से उसको रेटिंग देंगे, कितने मार्क्स देंगे आप? मैं मानता हूँ कि क्योंकि मैं वहां से यहाँ तक पहुंचा हूँ तो सारी स्थितियों को मैंने देखा है, परखा है, उसमें मैं घुल मिल गया हूँ, तो मैं मार्क तो नहीं दूंगा। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 महीने का समय बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी कमेंट करके जो काम कर रहे हैं उनको हम डिमोरलाइज करेंगे तो फिर आगे उनके लिए भी तकलीफ होगा, व्यवस्था के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार के डिबेट एंड डिस्कशन में से ही बातें पहुंच जाते हैं जगह पर, और उसमें से अगर कोई सीख कर अपने आप को ठीक ठाक कर ले
तो उनके लिए भी बेहतर होगा और सिस्टम के लिए भी बेहतर होगा, और ये होगा। और भारतीय जनता पार्टी में आपके जानकारी के लिए समय समय पर सभी बातों को परखना, जांचना, और जो भी गाइडेंस हो या तो सलाह देना हो वो दिया जाता है। अभी दिया जाता है तो ये कोई पेपर में छप कर नहीं आता है, दिया जाता है। और फिर इसमें से कुछ लोग एक्सेप्ट करके अपने आप को सुधार लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुधारते। फॉर एग्जांपल मेरे जैसा व्यक्ति ने तो मुझे कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं हमेशा काम करते समय मेरे पार्टी के कोई नेता है और मैं अगर ऐसा कुछ भी करता हूं तो उनको क्या लगेगा, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। ये मेरे मन में हमेशा रहता था। और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि जब पिछली बार जो भी घटनाएं हुई मेरे बारे में, और उसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही, एक वीडियो टीवी में भी आ गया था, खरे नाम का जो पत्रकार था, उन्होंने जो बातें कही वो अगर मुझे कोई लिख कर भी देगा तो मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा जितना उन्होंने मेरे बारे में कहा। और मेरा देवेंद्र जी के साथ में भले में 20 साल साथ में हमने काम किया, लेकिन हम 10-20 मिनट बहुत कम ऐसे मिलकर कोई चीज का बातचीत किया होगा। अब देवेंद्र फडणवीस जी जैसा विरोधी पार्टी से लेकर मुख्यमंत्री तक इतना फुल टाइम बिजी और एक्टिव रहने वाला एक व्यक्ति गोपाल शेट्टी के बारे में अगर इतना गहराई तक जाकर कुछ बात कर सकते तो आपने मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के बारे में पूरा जानकारी और रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। अब फिर देखे, घर में हमारे 4 बच्चे होते हैं तो माँ बाप का तो फर्ज यही होता है कि चारों ठीक ठाक रहे, लेकिन हर घर में देखेंगे आप एक तो उस घर के रीति रिवाज के मुताबिक वो चलता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, ये तो एक ही माँ बाप के है ना। फिर हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो वहां पर से अपेक्षा होना ठीक है कि सबने एक जैसा होना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है इतना हो पाए। आपसे बात करके मेरे पास इतने जितना आप बोलते जा रहे हैं उतने मेरे सवाल की लिस्ट बढ़ती जा रही है। आई कांट टेल यू कि मेरे जो सवाल मैं लेकर आई थी उसमें कितने एड ऑन हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आपका शायद आपके पास इतना वक्त भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी जितनी जल्दी मैं आपसे पूछ सकूं। बतौर, अभी आपने फडणवीस जी का जिक्र किया, आप बतौर मुख्यमंत्री और बतौर व्यक्तिगत, मतलब एज अ पर्सन और एज अ मिनिस्टर, उनको कैसे आंकते हैं दोनों रूप में, एक आउटसाइडर और इनसाइडर दोनों तरीके से? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, परंपरागत उनके घर से ही पॉलिटिक्स का प्रारंभ हुआ, पिताजी उनके थे, वो माहौल में वो पले पड़े, और माहौल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको अंगीकार करना एक दूसरी बात होती है। मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने उससे ज्यादा अंगीकार कर लिया। मैंने उनको मेयर के रूप में देखा, मैंने उनको विरोधी पार्टी के आमदार विधायक के रूप में देखा, मैंने उनको विरोधी पार्टी के नेता के रूप में महाराष्ट्र के विधानसभा में बड़े बड़े गुंडे बदमाशों का विषय को उठाना ये देखा, सिटिंग जजेस के बारे में मुद्दा उठाते हुए मैंने उनको देखा, और फिर सत्ता हाथ में आने के बाद में जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या तो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, तो खासकर तब गोपाल जी जब हमने सबने देखा पॉलिटिकल कंपल्शन कहें या जो भी कहें, सिचुएशन एडेप्टेशन देवेंद्र फडणवीस जी का दिखा, जिस तरह से एक सीएम होके, वर्किंग सीएम होके आपने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि पार्टी सही तरीके से जो अल्टीमेट गोल है उसको पाया जा सके। वो भी दिन को अगर हम याद करेंगे तो उनका व्यक्तिगत नेचर क्या है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने रिएक्ट भी कर दिया, तब ये भी आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब देश के सर्वोच्च नेता कहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ये काम करना है, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उन्होंने उसको निभाया। उन्होंने उसको निभाया। एक उनका गए विधानसभा का ही अगर आप क्लिप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि जब कैबिनेट होता है तो मुख्यमंत्री बड़ा होता है, मिनिस्टर कुछ नहीं, तो फ्लो में निकल गया, तो उसको फिर उन्होंने कन्विंस भी करके दे दिया। कन्विंस किस प्रकार से किया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम किया। तो उन दिनों में एकनाथ शिंदे जी मेरे नेता थे, तो वो जो भी निर्णय करते थे तो मैं उसको फॉलो करता था। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। इसी सेटअप में आपका भी अगर डालें, आपके साथ जो परिस्थितियां हुई थी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने माना, तो जब 2019 में आप रिकॉर्ड जीत दर्ज कर, और ये चर्चा शायद जब तक आप राजनीति का एक्टिव इनएक्टिव तरीके से रहेंगे ये चर्चा होती रहेगी। तो जब 2024 में टिकट ना मिलना, फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर टिकट पर्चा भरना, फिर उस पर्चे को वापस ले लेना, आम जनता इस चीज को अपने हिसाब से कैलकुलेट करती है, अपने हिसाब से डिस्क्राइब करती है।
आप क्या सिर्फ पार्टी के आज्ञाकारी कार्यकर्ता के तौर पर आप इतने साल से थे, उसके बाद भी आपने इसको माना, या वजह क्या थी? एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा सीक्वेंस में क्या था और आपने क्यों पर्चा भरा और क्यों वापस ले लिया? मैं मानता हूँ कि ये बात को मैं भी भूल रहा हूँ, लोग भी भूल गए, लेकिन अभी आपने सवाल उठाया है तो उसका जवाब देना चाहूंगा। ये जो घटनाएं हुई थी 2024 में नहीं हुआ था। 2024 में तो चुनाव के पहले भी मैंने भी अपना एक मन बना लिया था। ऑन द कॉन्ट्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे क्लियर कट कहा था कि आपको और एक बार लड़ना है। अच्छा। वैसे 2019 में मैंने उनको कहा था कि मुझे फ्री कर दो। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरा घरदार के बारे में कुछ भी करना है। मैं क्या हूँ, मैं और मेरे परमात्मा ये दो ही लोग जानते हैं। लोगों को ये लगता है इतना लंबा समय ये सिस्टम में थे, इनके पास ये होगा वो होगा, मेरे पास क्या है वो भगवान को मालूम है। इसलिए मैंने उनको कहा था कि मुझे आप छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना है। फिर मैं 2019 का चुनाव लड़ा। 2024 के लिए भी मुझे उन्होंने 1 साल के पहले तैयार किया था। बोला ना नहीं बोलने का, एक बार और लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में आप मांगोगे तो भी हम देने वाले नहीं। अच्छा। एक बार आपको लड़ना है। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले मेरा एक अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। मुझे कुछ बातें जो आप अभी पूछ रहे हो तो उसका जवाब मैं खुलकर दे नहीं पाऊंगा, देना उचित भी नहीं होगा। लेकिन मैं कंफर्ट जोन में नहीं था। तो मैं खुद ही मन बनाया था कि मैं इसमें निकल जाऊं करके। और एक परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने क्या ओके, मैंने नहीं लड़ूंगा। अच्छा। अब इसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट काट दिया, जो भी जिसको समझना होगा। हमारा पार्टी के साथ में जाता हूँ मैं और वही जानते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं और पीयू जी के साथ में मैं पूरा घूम फिर कर उनको, मैं मेरे वजह से जीते तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा जो भी योगदान देना था वो मैंने दिया। प्रॉब्लम जो क्रिएट है उसके बाद के विधानसभा में हुआ। अच्छा। विधानसभा में हुआ। और मेरा ये मानना है कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का पार्टी ने तय कर दिया और फिर मीडिया में चला कि यहाँ से गोपाल शेट्टी लड़ेंगे। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं था, मुझे किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया था, लेकिन एक माहौल इस प्रकार का खड़ा हो गया कि गोपाल शेट्टी बोरडे से लड़ेंगे। अब मेरा नाम आ गया तो मेरे पार्टी के भी किसी कार्यकर्ता ने टिकट के लिए डिमांड नहीं की। ऑन द कॉन्ट्री में आपको कहूंगा तो विरोधी पार्टी के लोग भी, जो आपने मुद्दा स्टार्टिंग में उसको स्पर्श किया, विरोधी पार्टी के लोगों को भी लगा कि गोपाल शेट्टी आते हैं तो फिर भले मैं अलग पार्टी का हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है गोपाल शेट्टी हमारा आदमी है, ऐसा लगता था। और लास्ट में एकदम इस प्रकार का निर्णय हो गया और उसका मुझे रिएक्ट करना पड़ा। और फिर मैंने फॉर्म भर दिया। अभी आपने पूछा है तो मैं बहुत खुले दिल से, और नहीं, जो भी आपके एडमायरर हैं गोपाल जी, वो सब जानना चाहते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्म भरा। बाकी मेरा कोई चुनाव लड़ना ये मेरा मकसद नहीं था। चुनाव मुझे लड़ना है होता तो मैं जाकर भी पूछ सकता था ना उनसे, मैं क्या करना है मैंने करके। मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैंने कहा पार्टी कहेंगी तो फिर कहेंगे, यानी अब मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ तो मुझे पार्टी जो कहेगी वो मुझे करना ही है ना, मुझे करना ही है। लेकिन जो हुआ होगा उसका भी बहुत खुलकर भी कहना अच्छा नहीं, क्योंकि अभी जो भी संजय उपाध्याय जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी बार बार इस बात को याद करवाना, ये जो हो गया उसको भूल कर आगे जाना, यही अच्छे आदमी के लक्षण है, तो मैं मानता हूँ। लेकिन हुआ ये हुआ है, हुआ ये हुआ है। और मैं अगर टिकट लेकर ये विधायक बनकर ही मुझे अगर काम करना होता तो आज 2 साल मैं किसी पद के बगैर भी करता हूँ, वही रफ्तार में करता हूँ, वही जोश से करते हैं, उसी जुनून से करते हैं। उन दिनों में भी 30 दिन काम करता था, आज भी 30 दिन करता हूँ। उन दिनों में भी सवेरे से लेकर रात तक करता था, आज भी वही रफ्तार करता हूँ। और शायद उससे ज्यादा पेस से ओसी का मुद्दा हो, शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा हो, बिल्डिंग्स की बातें हो, कितने सारे मुद्दे हैं जो आपने एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे आने के बाद, एमएलए एमपी का पद छोड़ने के बाद जिस तरह से आपने लोगों के साथ आप खड़े रहे, वो वाकई लोग उसको चाहकर भी साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे टॉपिक्स की बात करें, एथेनॉल की बात भी आपने सुनी होगी। नितिन गडकरी जी उसी एरा से हैं जब ये आप लोग का लॉट अपराइज कर रहा था। तो आजकल नितिन गडकरी जी पर बहुत सारे आरोप, अभी हमने देखा हाईकोर्ट से किस तरह से डीफेक का भी, मतलब उनको पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है एथेनॉल के मुद्दे पर। कहा यह जा रहा है कि पब्लिक भी परेशान है, एथेनॉल का ऐसा मुद्दा है जिससे आने वाले वक्त में लोगों को खासी परेशानियां होगी, लेकिन कुछ ऐसा कहेंगे कि पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों पर E20 एथेनॉल आने वाले वक्त में E80 थोपा जा रहा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और जो नितिन गडकरी जी को इस पूरे मामले में पोर्ट्रे किया जा रहा है? मैंने गए वीक में एक पॉडकास्ट में ये बात कही है, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा।
अब व्यक्तिगत स्वार्थ या तो व्यक्तिगत लाभ इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है, इसमें नितिन गडकरी का क्या हो सकता है। आज सत्ता में हम है तो निर्णय हमको लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। E20 कोई पहली बार तो भारत देश में नहीं आया। E20 विकसित देश में चल रहा है ऑलरेडी। 80-20 का रेशियो भी वहां पर चल रहा है। ये भी हमने कोई रेशियो बढ़ाया नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, मैं आपको बहुत क्लियर, क्योंकि मैं इतना हाई लेवल की बातें कभी करता नहीं, मेरा काम ही नहीं। मैं अपने दुनिया में काम करते रहता हूँ और मैं उससे संतुष्ट हूँ। भारत देश आज निर्भर है रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर होगा, वहां जहां से हमारे तेल हम लोग लाते हैं। तो 20% तो उनके देश के लोगों का खपत कम होगा, जो भी हमारा फॉरेन रेवेन्यू भी जाता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, और ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में हमारे देश के लोगों ने पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मत है। अभी आप कहोगे कि आप सत्ता में इसलिए आप ऐसा करते हो, तो हम विरोधी पार्टी में थे तो हम लोगों ने भी मुद्दा 50 पैसा पर लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो हमने आंदोलन किया उसमें। मैंने अपना, क्योंकि हमारा वो काम था। किसी भी चीज का जब दाम बढ़ता है तो पब्लिक क्राई होता है, तो पब्लिक को लगता है कोई भी कुछ कहते नहीं है। बीजेपी के लोग भी चुप बैठेंगे तो फिर वहां पर उनको भी सोचना ही लगेगा ये लोग मिले हुए हैं क्या। तो कभी कभी तो हम मिले हुए नहीं है, इसलिए भी आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन इथेनॉल का एक मुद्दा इस प्रकार का है, ये लॉन्ग टर्म में हमारे देश को कितना लाभ होगा इसमें से। आत्मनिर्भर हमको बनना है ना, आत्मनिर्भर बनना है। अभी नितिन गडकरी इसमें क्यों पीछे जा रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने जैसा एक अपना ब्रांड बना लिया, जैसा रोड का उन्होंने कर लिया। इथेनॉल के खोज में या तो इथेनॉल इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसके बारे में भी बार बार उनकी जो भी नॉलेज थी उसको लोगों के सामने रखने का काम उन्होंने किया, और सरकार ने इसको मान भी लिया, इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद में तो फिर उनकी जवाबदारी और बढ़ जाती है, इसको लोगों तक पहुंचाए। तो नितिन गडकरी जी को टारगेट किया जा रहा है। एक तो ये नितिन गडकरी को टारगेट इथेनॉल के माध्यम से किया जा रहा है, इसको मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। और फिर देश में जो पॉलिटिकल माहौल है, कोई भी आदमी किसी को भी खड़ा होना देना नहीं चाहता है, उसमें मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मेरे कभी कॉम्पिटिटर खड़े हुए नहीं, मुझे डाउन करने के लिए कभी भी विरोधी पार्टी के लोग भी मेरे पीछे कभी पड़े नहीं। लेकिन सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकली भी नितिन गडकरी जी के पीछे पड़े हुए लोग है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, 15 साल का भी कार्यकाल को पूरा कर लेंगे। हमारे देश में, तो दुनिया के देशों में एंटी इनकम्बेंसी का एक मुद्दा होता है, तो उसको भी विरोधी पार्टी के लोग पकड़कर एंटी इनकम्बेंसी को लेकर घर पे बैठ के तो वो वापस सत्ता में आ नहीं सकते। तो बाबा जहां पर भी जो भी मिलेगा, जिसको बदनाम करने का मौका मिला तो उसको कर लो, ये चल रहा है इसमें। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत सहमत हूं कि देश के लोग अभी थोड़े होशियार हो गए। देश के लोगों को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये लोगों को अब पता चलने लग गया है। इसलिए 15 साल के पहले का पॉलिटिक्स और विरोधी पार्टी और सत्ता पार्टी के लोगों का रोल, और 15 साल के बाद के आज भारत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये बदलाव का प्रेशर लोगों पर ही नहीं, पॉलिटिशियंस पर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैचअप करना पड़ रहा है बहुत। हाँ, पड़ा हुआ है। और लोग, मुझे लगता है कि सही समय पर सही निर्णय लेंगे लोग। लेकिन मुद्दे जब उठते हैं तो एक इसका लाभ ये भी है कि कभी कभी काम के फ्लो में हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, तो हमसे क्या गलतियां होती है ये भी हमको कभी कभी पता नहीं चलता है। तो मैं मानता हूं कि विरोधी पार्टी अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते हैं, जो भी करेक्शन है उसको करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा एक मुद्दा है गोपाल जी, अभी हमने देखा डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी। उनका मानना ये था कि जो ये कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स बनाया गया है, और जो लोग नीट का, अभी क्योंकि नीट का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड था, जो बच्चे इतनी मेहनत करके सालों की पढ़ाई करके आते हैं, और जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, आप उनको खाली 6 महीने साल भर का एक कोर्स करके, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, स्ट्राइक की। हालांकि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया कि मरीजों को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से डॉक्टर्स का ये कहना, या जो बच्चे कह रहे हैं कि आप एक तरफ 4-4 साल की पढ़ाई करवाते हैं, इतनी मुश्किल से एडमिशन होता है, फिर आप एक तरफ दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो आसानी से होम्योपैथी की डिग्री लेते हैं, 6 महीने साल भर का ब्रिज कोर्स करते हैं और डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो ये आपको लगता है कि डॉक्टर्स की ये मांग जायज है, इस पर विचार होना चाहिए? देखिए, विचार तो हर मुद्दे पे हमेशा होना चाहिए, मैं इस मत का हूँ। मेरे तो अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ में भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, क्योंकि मैंने जो लोकप्रियता कमाई सिर्फ गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीयों का काम करके नहीं, तो अपर क्लास के लोगों का भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और मैं सबके काम में हमेशा खड़ा रहता हूँ। अब
एक बात को आपने भी स्टडी किया कि नहीं मुझे पता नहीं, डॉक्टरों में भी इन दिनों में समझो पढ़े लिखे सुखी संपन्न घर के डॉक्टर हैं, उनके बच्चों के लिए फर्स्ट चॉइस क्या है कि वो भी डॉक्टर बने। ये जो पीढ़ी है वो चलते रहे। नेक्स्ट जनरेशन। आप देखेंगे 50% ऐसे बड़े घर के बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं वो सर्व नहीं करते हैं। उनके जो लेगेसी है, उनका जो क्लिनिक होगा, जो भी हॉस्पिटल होगा, उसको चलाने का वो काम करते हैं। देश बहुत बड़ा होते गया है, बीमारियां नई नई आती जा रही है। मुझे लगता है कि मेरे पिता माता पिता या तो उनके जो बड़े दादा थे वो तो 50% बीमारियों को तो इलाज के बगैर ही वो ठीक ठाक हो जाते थे। आज तो थोड़ा भी अगर फॉर एग्जांपल मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी पोती जरा भी सीखती भी है तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। मैं अगर 3 दिन बीमार गिरूँ तो मैं इतना केयर नहीं करता हूँ, लेकिन वो एक बार तो इतना हेल्थ कॉन्शियस भी हमको आ गया, बच्चों के साथ में प्रेम है, लगाव है, ये भी एक उसका भाग है। तो ब्रिज कोर्स क्यों किया कि बस सामान्य घर परिवार के लोग भी सीखे, और जो छोटे छोटे लोगों को जो भी ट्रीटमेंट देना हो, अगर ये लोग करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? उदाहरण के तौर पे आज भी हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में काम करने की बहुत आवश्यकता है। विदेश में कितने लोग बच्चे जाके डॉक्टर बन के आ जाते हैं, क्यों हमारे देश में उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? ये होगा आने वाले दिनों में। अभी ब्रिज कोर्स का ठीक है, बड़े लोग जब डॉक्टर लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो बिटवीन द कुछ तो बात उसमें भी होती है, तो उनका भी थोड़ा सुन लो, इनको भी थोड़ा अपनी जगह पर रख लो और आगे बढ़ो, ये करना चाहिए। चलिए, औषधि दवाइयों की बात हुई है तो एक शख्स की मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगी और उनपे आपकी राय में जरूर चाहूंगी। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे इस वक्त इस कदर चर्चा में है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, आप पूछिए मत। जगह जगह वो छापे मार रहे हैं और उनका मोटो है, उनका लक्ष्य है कि लोगों तक शुद्ध खाना पहुंचे। कुछ लोग कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनके अंदर से भी रिपोर्ट्स आई कि 29 से 30 लोग हैं जिन्होंने शिकायत की कि सुविधाओं की कमी है, लेकिन इनका जो फायर ब्रांड अंदाज है उसकी वजह से हमको तकलीफ हो रही। खैर, लोग काफी खुश हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह से वो छापे मारकर गंदगी पर एक स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस तरह से नकली खानों पर हंटर चला रहे हैं, जनता खुश है। गोपाल जी, आप क्या सोचते हैं? तुकाराम मुंडे जी इस वक्त एक ऐसे, उनको बोला जा रहा है मैन ऑफ वर्ड्स, वो जो कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। तो उनके पूरे वर्किंग स्टाइल से, उनके इस काम से आप क्या सोचते हैं? और जो शिकायत की गई उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोगों से, उन्होंने नरहरि झिरवाल मंत्री जी को कहा कि बहुत सारे उनके जो काम करने का तरीका है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स और ये, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि जिसको नहीं जमता है वो छोड़ के जा सकता है। तो आप क्या उस पर क्या सोचते हैं? तुकाराम मुंडे नॉन करप्ट है। मैं कोई ऑफिसरों को इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देता हूं, लेकिन तुकाराम मुंडे जी के बारे में देना पड़ेगा। हार्ड वर्कर है, विजनरी है, मैन ऑफ कमिटमेंट है। जितना भी उनका तारीफ करे हम, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात को हमको ये भी मान लेना पड़ेगा, हम एक व्यवस्था को चला रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ मेरे मन से नहीं चलेगा, मेरे मर्जी से नहीं चलेगा। व्यवस्था को व्यवस्था के हिसाब से हमको चलाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अभी लोग खुश है तो अच्छा है, लोगों की जवाबदारी नहीं है। आज आप एक वीडियो डाल दीजिए तुकाराम जी के नाम से, आपको कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। मतलब आप ये इस कदर का लोगों के अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी तुकाराम मुंडे जी को आवश्यकता से ज्यादा अगर प्रेस करूंगा तो मुझे भी लोग लाइक करने लगेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है सिस्टम को, आज हमारी जवाबदारी भी है, तो मैं दूसरे साइड पे थोड़ा ले जाना चाहूंगा। मैंने एक कहा कि तुकाराम मुंडे जी के व्यक्तिगत उनके बारे में कोई दुमत नहीं है, 100% परफेक्ट मैन। लेकिन आप एक व्यवस्था में जाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने भी 2 दिन के पहले ही कहा, मुंबई में एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका उसको सारा देखरेख करती है। तो मुंबई शहर में आप कोई भी होटल में जाते हो झाड़ मारने के लिए, या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, तो वहां के लोगों को ले जाओ। सबसे पहला मेमो आप उनको दे दो ना, जिनकी जवाबदारी थी जाकर रोज देखना ठीक ठाक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उनको भी मेमो दे दो, जो होटल में गंदगी आपने पाई उनको भी आप नोटिस दे दो, पकड़ा दो, लेकिन उसको ठीक ठाक करने का तो मौका देना पड़ेगा। एक डर आज क्या हो रहा है अपने देश में, कुछ भी करो कोई पूछने वाला नहीं है, तो लोगों को तुकाराम मुंडे जी के आने के बाद में लगेगा नहीं ये पूछेंगे, तो 50% सिस्टम तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो अभी आप समझो एक होटल को जाके बंद कर देते हो, होटल या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसमें 50 लोग काम करते हैं, वो क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, एक मैंने मेरे जीवन में देखा हुआ, ये जो मिल बंद पड़े ना, मुंबई शहर में 36 मिल थे, उसमें से 12 चल रहे, 24 बंद पड़ गए।
पहला बार जो स्ट्राइक हुआ, जो लोग कह रहे हैं और मैंने भी जिसका स्टडी किया, वो नेचुरल स्ट्राइक था। वो नेचुरल स्ट्राइक था। उसके बाद के जो भी स्ट्राइक हुए वो जनरेटेड स्ट्राइक था। मिल मालिकों को भी कौड़ी के दाम में सरकारों ने जगह दिया था। बाद में उनको लगा कि भाई ये मिल बंद होने से ही प्लॉट का कीमत हमको आ जाता है, इसको बेचो और सुखी हो जाओ। फिर कुछ लोगों ने तो स्ट्राइक करवा दिया और आज ये भी चल रहा है। हमको लगता है कि ये है वो है नहीं। तो पहले फेज में जो स्ट्राइक हुआ वो नेचुरल था। उसके बाद में जो हुआ वो फैब्रिकेटेड था। मिलें बंद पड़ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां सबकी चली गई। जमीन मालिक को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, पैसा उसका आ गया, उसको मल्टी करोड़ रुपया मिल गया। तो व्यवस्था भी तो ठीक चलना चाहिए ना। अभी मक्खिया आ गया, अभी मैं बोलूंगा मक्खिया आ गया तो क्या होगा, तो ये तो एक टॉपिक पॉइंट हो जाएगा। गोपाल शेट्टी कह रहे मक्खिया आ गया तो क्या हो गया। अभी आपने देखा यहाँ पर मक्खिया आ गया, तो क्या व्यवस्था को बंद कर देंगे? मक्खी ना आए उसकी हम व्यवस्था करेंगे। तो तुकाराम मुंडे जी जो करते, इससे मैंने परसों भी कहा कि तुकाराम मुंडे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं कहूंगा कि इनको 6 साल का कार्यकाल कर दो। 6 साल में सारा ये सिस्टम ठीक ठाक करेंगे। लेकिन आप वन साइडेड एक्शन मत करो, उसका दूसरा भी जो बाजू है उसको भी ठीक ठाक करो। आखिर हमारा मकसद क्या है? तुकाराम मुंडे जी पुलिस नहीं है। पुलिस का काम क्या है? जो चोर है उसको पकड़ो, डंडा मारो, उसको ठीक ठाक करो, ये उनका काम। उनको एक अलग काम दिया है। वी आर द ऑफिसर, हम ऑफिसर है, हम एक सत्ता को चलाने वाले लोग हैं। तो हमारी दोनों आंखें सामने जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर जाकर हमने उसका एक बीच का रास्ता निकाल कर ये भी चले वो भी चले, ठीक ठाक भी हो, इस प्रकार का होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट फिलहाल क्या है? क्योंकि आप लगातार ओसी का मुद्दा हो, इसके अलावा झोपड़पट्टियों के डेवलपमेंट की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल लोगों के से जुड़े हैं, जिनको आप उठाते आए हैं। अभी फिलहाल आपके अगर नोटबुक की बात की जाए, क्या क्या चीजें हैं जिनमें आपने पेंडिंग में डाला है, जिसको आपको टिक करना है? लगभग ये 2 साल में मैंने बहुत सारे मुद्दे जो भी मैंने उठाए थे वो समस्याओं का समाधान के स्टेज पर हम पहुंचे हैं। मुंबई शहर का झोपड़पट्टी मुक्त का मैंने आंदोलन चलाया, उसको सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया। मैंने चलाया नहीं है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। पहले माले का एक मेरा मुद्दा है, वो वैसा देखने जाएंगे तो 2018 में कानून बनकर समाप्ति हो गई। धारावी में सबको घर मिल रहा है, लेकिन उपनगर के बहुत सारे प्राइवेट लैंड पे बने हुए चालियों का पहले माले का मुद्दा पेंडिंग है। उद्धव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने उसको नकार दिया, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी उसको ना कहा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में मोदी जी ने जब हाउसेस टू ऑल का कानून बनाया, तो देवेंद्र फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कानून बनाकर 2018 में कानून बन गया, राष्ट्रपति का साइन भी हो गया, जिसमें अपात्र लोगों को भी कुछ पैसे भरकर घर मिले। देखिए, लोगों को घर देना सरकार का काम है। घर बनाना अभी लोगों को लगता है ये पॉलिटिशियन लोग बांटते हैं, खैरात बांटते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस राज्य में जितने भी लोग हैं उनको घर देना है सरकार का काम है। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसको घर देने का भी काम सरकार का है। आज अगर कोई 300 फुट के घर में रहता तो उस घर का बच्चा पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा, तो उसको आने वाले दिनों में 500 फुट का 700 फुट का घर लगेगा। तो ये भी बनाने का काम सरकार का ही है। इसलिए घर तो ये बुनियादी आवश्यकता है, ये सरकार ने देना ही चाहिए। वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं। भारत जैसे देश को आजादी होकर 78 साल के बाद में भी अगर हम लोगों को एक 300 फुट का घर भी दे देंगे तो ये हमारे लिए कोई बहुत खुशी महसूस करने वाली बात नहीं, हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस करने वाला काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और भारत सरकार बहुत तेजी से इन दिनों में लगे है। देखिए, आप 10-15 साल में मुंबई स्लम फ्री हो जाएगा, मुंबई स्लम फ्री हो जाएगा। शुक्ला कंपाउंड के विषय को मैंने हाथ लगाया, वो भी एग्रीमेंट हो गया, बिल्डर मान गया, सबको घर मिल रहा है। अभी ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट का मुद्दा सरकार ने मान लिया, स्टैंडिंग कमेटी में पास हो गया, अभी हाउस में पास होकर इम्प्लीमेंट स्टेज पे हम जाएंगे। तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का एक मुद्दा ऐसा है कि इसमें कॉर्पोरेशन को भी पैसा मिलेगा, राज्य सरकार को भी पैसा मिलेगा। पैसा भरने वाला समाज जो है वो फ्लैट में जो रहता है वो है, लेकिन वो भी अगर पैसा भरता तो उसका भी लाभ हो जाएगा। कैसे होगा? तो आज 500 फुट के घर में वो रह रहा है, लेकिन वो यूज 700 फुट कर रहा है। ये 200 फुट का उसको रेगुलाइज हो जाएगा, और ये 200 फुट का रेगुलाइज उसको बहुत कम पैसे में हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, बोरेली में अगर 25,000 रुपए का रेट है तो उसको 1 फुट का रेगुलाइज करने का मैक्सिमम 5,000 रुपया कीमत भरना पड़ेगा, लेकिन उसको 25,000 का उसका एसेट बन जाता है, उसको एग्रीमेंट आ जाएगा हाथ में, तो उसका भी लाभ है इसमें। इसलिए जब ये सारी बातों को मैंने डिटेल में लोगों को समझाया तो आज सब लोग फोन करते हैं कि साहब ऑक्यूपेशन का कभी पास होगा, कभी पास होगा, कभी पास होगा। तो ये ऑक्यूपेशन का भी हो जाएगा।
लगभग सभी मुद्दों को जो भी मैंने स्पर्श किया था, कि जब आपने सवाल पूछा तो मैं कभी कभी सोचता हूँ अपने आप में, अभी सब हो गया है तो एक दिन देवेंद्र जी को मिलकर कह दूंगा मैं अभी रुकता हूँ, बस हो गया है करके। लेकिन कल आप जब सवेरे दूसरा दिन उठता हूँ तो कोई एक नया मुद्दा आ जाता है, फिर उसको मैं पकड़ लेता हूँ। ये मुझे लगता है कि क्रिएशन ऑफ गॉड मैं कहूंगा, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये चलता रहेगा ऐसा ही दुनिया, आप नहीं रोक पाओगे उसको। बिल्कुल, ये एक एनर्जी है जो कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। और जो आपकी एनर्जी है, ऑब्वियसली जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको अडेप्ट करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट। अगर मैं महाराष्ट्र के लीडर्स की बात करूं, नेक्स्ट जनरेशन जो अभी नई लौट निका, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, एक तो बात होती कि इम्पेशेंट बहुत है, जल्दी से सक्सेस चाहिए, और चूंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, रील्स का, तो सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। ऐसा लगता है सारी जो प्राथमिकता और सारी जो सक्सेस स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अभी हमने देखा एक शायद, हालांकि अमित ठाकरे जी ने उसको एक्सेप्ट किया, वो भाषण दे रहे थे, वो बीच में भूल गए और बहुत ही कैजुअल अंदाज में बोला ठीक है मैं भूल गया, मैं वापस पढ़ के आता हूँ। पढ़ के उन्होंने पूरा किया। तो आप जो नई आदित्य ठाकरे जी हो, अमित ठाकरे हैं, श्रीकांत शिंदे जी हो, रोहित पवार हो, जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, आप उसको मुंबई के अंदर किस तरह से देखते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह से ब्राइट है, इन लोगों का फ्यूचर किस तरह से है, और जो शेप अप करेगा ओवरऑल महाराष्ट्र को, मुंबई को, उसको कैसे आप इवैल्यूएट करते हैं? मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे इन दिनों में पॉलिटिक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशन का एक लाभ तो है, इसको तो हमको मानना ही पड़ेगा। हम लोगों ने जितना समय बिगाड़ा, उसके आधे समय में आज के जो बच्चे हैं वो काम करके आगे निकल जाते हैं। इस बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन एक बात जो जैसा आपने बताया, इनपेशेंट लोग होंगे। इनपेशेंट क्यों हो गए लोग? क्योंकि मार्केट में नए नए लीडरशिप क्रिएट होते जा रहा है। एक समय ऐसा था कि एक नेता बन गया तो 25, 30, 40 साल उसका पक्का समझ कर चलना था। अब वो नहीं रहा है। तो अब हर नेता को भी डर भी लगने लग गया है कि जितना मैं डिलीवर करूंगा, जितना मैं बड़ा बनूंगा, तो उतना ज्यादा मैं मार्केट में टिका रहूंगा। इसलिए वो उसको दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। उसको आप सही भी मान सकते हो, उसको गलत भी मान सकते हो। आप जिस तरह से उसको देखते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन हो रहा है। एक व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं उस प्रकार से काम किया, मुझे उसका लाभ भी हुआ, मुझे मेरा एक्सेप्टेंस भी सभी समाज में रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, देखिए मेरी पार्टी है, उसका एक विचारधारा है, उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन सामने वाला वो मेरा दुश्मन है, उसकी सभी बातें गलत है, ये हमने नहीं मानना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है। मिलकर काम करेंगे। अटल जी ने एक बार कहा था कि 100 करोड़ का देश, उन दिनों में 100 करोड़ की आबादी थी। आज मोदी 140 करोड़ की बात करते हैं क्योंकि है। तो अटल जी ने कहा था कि 100 करोड़ का देश अगर एक पार्टी की सत्ता नहीं आई तो क्या हम सब लोगों ने मिलकर देश को चलाना नहीं चाहिए क्या? चलाना चाहिए ना, आखिर हमारा देश है ना, कि हम 5 साल बिगाड़ देंगे कि वापस बार बार चुनाव करेंगे? नहीं करना चाहिए, पैसा वेस्ट होता है, काम होता है। तो ये मेंटेलिटी में सभी ने आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो इन दिनों में हम थोड़ा लैकिंग कर रहे हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी उसको लगता है कि जो मैं करता हूँ वही सही है, ऐसा मानकर चलना नहीं चाहिए हमने भी। और वो विचार कहीं ना कहीं जो दूसरी जनरेशन में जा रहा है, वो एक हद तक कहेंगे चीजों को स्पॉइल कर रहा है। जो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए हर फील्ड में, पॉलिटिक्स भी उससे इतर नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस जो देश सेवा से जुड़ा है। वहां पर जिस तरह से आपसी मतभेद, लगातार जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वो देश हित में नहीं है। और जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी बीजेपी, चूंकि आपकी पार्टी है, आपके विचार उनके विचार हैं, तभी आपने वो पार्टी ज्वाइन की। आने वाले वक्त में अगर मैं सेंटर में बात करूं और मुंबई में बात करूं, मुंबई में हालांकि इलेक्शन में जिस तरह से वक्त है, सेंटर में भी है, लेकिन आपको लगता है जब अगले चुनाव होंगे, जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे बहुत वोट दे दिया, अब बस, आपको लगता है कि यही विचार जो माहौल बना है वो कन्वर्ट हो जाएगा और शायद बीजेपी को आने वाले चुनावों में नुकसान करे? या विपक्ष जैसा बोल रहा है बस अब बहुत हो गया, अब इन्होंने जितना करना था कर लिया? देखिए, विपक्ष का बोलने से तो देश नहीं चलेगा ना। और मैं ये भी कहूंगा कि सत्ता पार्टी का बोलने से भी नहीं चलेगा। सत्ता पार्टी को बोलकर नहीं, काम करके दिखाना पड़ेगा, जो काम करके हम दिखा रहे हैं। काम करके दिखा रहे, इसलिए तो पब्लिक बार बार वोट दे रही है ना, बार बार वोट दे रही है। ये बात सही है कि विपक्ष के पास समय भी है। जब हम लोग विपक्ष में थे तो एक मुद्दे को उठा लिया, मुद्दे का जो भी निपटारा हो गया उसको छोड़ दिया, खत्म हो गया। इन दिनों में मुद्दे भी रोज नए नए जनरेट होते हैं, तो जनरेट होते हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया माध्यम हो गया है। ये भी बात अपनी जगह पर है, लेकिन सब कुछ गलत हो रहा है ऐसा मानकर भी किसी ने चलने की आवश्यकता नहीं। और मुझसे अगर पूछेगा तो बाबा सब कुछ एकदम सही हो रहा है कि मेरे हिसाब से सही होता होगा, मेरे पार्टी के हिसाब से सही होता होगा, लेकिन अगले को लगता है कि बस सही नहीं होता होगा, तो उसके ऊपर सोच विचार भी करना चाहिए, तब ये गाड़ी
अच्छे ढंग से चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने Thank के you. लिए। आपसे बात करना हमेशा एक ऐसा बोलते हैं ना इंसाइटफुल होता है कि बहुत सारी चीजें पता भी लगती हैं और बहुत सारे आपसे बात करने में सवाल भी अपने आप जनरेट होते हैं। Thank you. अभी भी मेरे पास आप यकीन नहीं करेंगे इतने सवाल हैं कि कम 1-2 घंटे आराम से खिंच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर अगली बार हम फिर से अगली नए मुद्दों के साथ, नई बातों के साथ एक और चर्चा में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. अगर आपको ये बातचीत, ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले इंटरव्यू में। आप देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।